सभी का स्वागत है। केंद्रीय विद्यालय टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आई हुई है, फॉर्म भी लोग डाल दिए हैं, परीक्षा भी डेट कंफर्म हो चुका है। तो अब केंद्रीय विद्यालय में जो टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आई हुई है हिस्ट्री की, हम टीजीटी हिस्ट्री और पीजीटी हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे पूरी तरह से एनसीईआरटी के बेस पर है। और यह पहली टेस्ट सीरीज है, ध्यान में रखिएगा, यह पहली टेस्ट सीरीज है, पहली टेस्ट सीरीज है। हाँ, यह हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज है जो पीजीटी हिस्ट्री के लिए 100% बेनिफिशियल रहेगा, साथ ही साथ टीजीटी हिस्ट्री के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। केवीएस टीजीटी पीजीटी के लिए टेलीग्राम बनाया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो यह पहली टेस्ट सीरीज है। आइए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, एनसीईआरटी की टेस्ट सीरीज है और क्लास 11th की टेस्ट सीरीज है, ध्यान रखिएगा। पहला प्रश्न है कि प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। आपको बताना है, 4 कथन दिए गए हैं, कौन सा कथन असत्य है। ध्यान रखिएगा, ऐसी टेस्ट सीरीज आपको कभी नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। यह क्लास 11th की टेस्ट सीरीज है हिस्ट्री की। प्राचीन काल में प्राकृत भाषा देश भर की संपर्क भाषा का काम करती थी। तो यह बात बिल्कुल सही है, संपर्क भाषा के रूप में काम करती थी। और संपर्क भाषा को लिंगुआ फ्रैंका शब्द भी दिया गया है, ध्यान रखिएगा। प्राचीन काल के 2 महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत। यह रचना जो है संस्कृत भाषा में हुई थी, तो यह भी सही है 100%। हमें असत्य खोजना है। सम्राट अशोक के शिलालेख केवल प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। यह जो है ये सही नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि सम्राट अशोक के जो शिलालेख हैं वह ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और वार्मिक सभी लिपि में लिखी गए हैं। तो यह तो सही नहीं है, यही खोजना था। तो विकल्प सी जो है यही आपका सत्य है। डी देख लीजिएगा, हमारे देश का नाम इंडिया, हमारे देश का नाम इंडिया और फारसी भाषा में हिंद नाम से विदित हुआ। तो यह भी बातें सही हैं। तो कौन सही नहीं है, विकल्प सी। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा, सम्राट अशोक के शिलालेख प्राकृत भाषा के अलावा खरोष्टी और आरमाइक लिपि में भी हैं। पश्चिमोत्तर एवं अफगानिस्तान में इनकी भाषा और लिपि आरमाइक एवं यूनानी दोनों है। अतः कथन सी जो है असत्य है। प्रश्न 2 देखिएगा, चक्रवर्ती राजा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। वैसे राजा जिनके राज्य का प्रसार हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक तथा पूर्व में ब्रह्मपुत्र की घाटी से लेकर सिंधु पार तक होता है, वह चक्रवर्ती राजा होते हैं। मतलब पूरा भारत जिनके राज्य जिनके हाथों में हो, पूरे राज्य भारत का साम्राज्य जिनके हाथों में है, वही चक्रवर्ती राजा कहे जाते हैं। तो ऐसे जो हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक और पूर्व में ब्रह्मपुत्र की घाटी से लेकर सिंधु पार तक जिनका विस्तार है, ये चक्रवर्ती राजा हैं। और ऐसे राजा कौन हुए हैं, सम्राट अशोक और समुद्रगुप्त दोनों चक्रवर्ती राजा थे। तो बिल्कुल सही है, 1 और 2 दोनों सही है, विकल्प सी। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा, हिमालय से कन्याकुमारी तक पूर्व में ब्रह्मपुत्र की घाटी से लेकर पश्चिम में सिंधु पार तक अपना राज्य फैलाने वाले राजाओं को चक्रवर्ती राजा कहा जाता है। अतः कथन 1 जो है सत्य है। सम्राट अशोक ने अपना साम्राज्य सुदूर दक्षिणांचल को छोड़कर, मतलब जो दक्षिण का इलाका है तमिलनाडु का, यहाँ सम्राट अशोक ने तमिलनाडु के कुछ हिस्से पर विजित नहीं कर पाए थे सम्राट अशोक। तो सुदूर दक्षिणांचल का कुछ हिस्सा छोड़कर संपूर्ण देश में सम्राट अशोक का शासन था। और समुद्रगुप्त का भी विजय पिताखा गंगा घाटी से तमिल देश के छोर तक पहुंची थी। इस प्रकार दोनों चक्रवर्ती राजा कहलाते हैं। प्रश्न 3 देखिएगा, आर्यों के सांस्कृतिक उपादान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो आर्यों के सांस्कृतिक उपादान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो विचार करते हैं। तो आर्य सांस्कृतिक उपादान द्रविड़ और तमिल संस्कृति से आए हैं। तो ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही, गलत सही बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आर्य सांस्कृतिक उपादान जो है वह द्रविड़ और तमिल संस्कृति से आए हैं। तो आप क्या जानते हैं, सही है भाई, द्रविड़ अलग जाति थी और आर्य अलग जाति थी। तो यह बिल्कुल सही नहीं है। देखिए, प्राक आर्य मतलब प्राचीन आर्य जातीय उपादान वैदिक एवं संस्कृति मूलक संस्कृत के अंग हैं। तो यह भी सही नहीं है, क्योंकि प्राचीन आर्य जो हैं यह द्रविड़ और तमिल संस्कृत के अंग माने जाते हैं। तो 1 और 2 दोनों सही नहीं है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो विकल्प डी जो होगा न तो 1 सही है न तो 2 सही है। तो देखिए, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आर्य सांस्कृतिक उपादान उत्तर के वैदिक और संस्कृति मूलक संस्कृति से आए हैं। प्राक आर्य जातीय उपादान दक्षिण की द्रविड़ और तमिल संस्कृति के अंग हैं। हाँ, प्रश्न 4 देखिएगा, भारत में विदेशियों के आगमन का सही कालानुक्रम क्या है। मतलब विदेशी जो आए हैं भारत में। हाँ, अब यह एनसीईआरटी की बुक के अनुसार
आर्य, बल्कि बहुत सारे मतभेद हैं और अब तो यह पूरी तरह से सिद्ध भी हो चुका है कि आर्य जो हैं वो विदेशी नहीं हैं, बिल्कुल विदेशी नहीं हैं। आर्य हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ही थे, यही परिष्कृत होकर आर्य बने, ऐसा अब सिद्ध भी हो चुका है। लेकिन तभी प्रश्न के अनुसार देखेंगे तो भारत में विदेशियों के आगमन का सही कालानुक्रम क्या है, तो देख लीजिए सबसे पहले आर्य, फिर यूनानी, फिर शक, फिर पल्लव, फिर कुषाण, फिर होड़, फिर तुर्क। हाँ, इस तरह से है। लेकिन जो आपस में जाते नहीं, मैंने बताया ना, आर्य हैं, फिर यूनानी है, फिर शक है, फिर पल्लव कुषाण भी ध्यान रखिएगा। लेकिन पल्लव कुषाण यहाँ से में नहीं है, तो हुड़ आएंगे, फिर तुर्क आएंगे। तो विकल्प बी जो है वो आपका सही है। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। प्राचीन भारत अनेकानेक मानव प्रजातियों का संगम रहा है। इसमें आर्य, यूनानी, शक, फूड, तुर्क आदि अनेक प्रजातियां शामिल थीं। ये सभी समुदाय और इनके सारे सांस्कृतिक वैशिष्ट्य आपस में इस तरह निर्छिरवत हो गए थे कि आज इनमें से किसी का भी उनके मूल रूप से साफ साफ पहुंचा नहीं जा सकता है। तो यह एनसीईआरटी की बुक की सीरीज थी, यह एनसीईआरटी की बुक सीरीज थी क्लास 11th की, ठीक है। तो यह टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए रामबाण है मित्रों। आइए अगला सीरीज देखेंगे। प्रश्न 1 देखिएगा। अंग्रेजों और क्रिश्चियन मिशनरियां द्वारा भारतीय इतिहास तथा धर्म ग्रंथों के अध्ययन में रुचि लेने के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ये अंग्रेज और क्रिश्चियन मिशनरियां जो थीं वो भारतीय इतिहास और धर्म ग्रंथों के अध्ययन में रुचि क्यों ले रही थी, इसका कारण क्या है। तो देखिए 2 ऑप्शन हैं आप लोग के सामने। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में विलियम जोन्स महोदय ने किया था, जिसका उद्देश्य भारत के अतीत का अध्ययन था। तो वही बात यहाँ पूछ रहा है कि जो अंग्रेज या क्रिश्चियन मिशनरियाँ जो थी वह भारतीय इतिहास और धर्म ग्रंथों का अध्ययन क्यों करना चाहती थी, क्या रीजन है। तो देख लीजिए, पहला ऑप्शन है भारतीय लोगों के रीति रिवाज और सामाजिक व्यवस्था का ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ये बातें सही हैं। दूसरा क्या है, क्या कह रहा है कि भारतीय लोगों का धर्म परिवर्तन करवाने के लिए, तो यह भी बात सही है। और कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो विकल्प सी, 1 व 2 दोनों सही है। कैसे सही है, व्याख्या देखेंगे तो आपका दिमाग चकरा जाएगा। देखिए 1857 के विद्रोह के पश्चात अंग्रेजों ने महसूस किया कि उन्हें भारत पर अपना शासन मजबूत करने के लिए यहाँ के लोगों के रीति रिवाजों, सामाजिक व्यवस्थाओं का अध्ययन करना होगा। क्रिश्चियन मिशनरियों ने भारतीय लोगों का धर्म परिवर्तन करने के लिए इनमें धर्म की दुर्बलताओं को जानना आवश्यक समझा, ताकि वे धर्म परिवर्तन करा सकें और उनके द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य को मजबूत बनाया जा सके। तो यह सब पूरा खेल था। तो प्रश्न 2 देखिएगा। भारतीय इतिहास के अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए, पहला, जर्मन विद्वान एफ मैक्स मुलर ने सेक्रेड बुक ऑफ द ईस्ट सीरीज में भारतीय धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया। तो देख, यह बात सही है कि जर्मन विद्वान मैक्स मुलर थे और इनकी एक पुस्तक थी सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट, ठीक है, मतलब पूरब की रहस्यमय किताब है, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, ये तो सही है बिल्कुल। दूसरा क्या कह रहा है, अंग्रेजों द्वारा भारतीय इतिहास के अध्ययन के फलस्वरूप यह बताया गया कि भारतीय समाज अहलैकिक और वैज्ञानिक मान्यताओं पर आधारित है। बिल्कुल नहीं। जब भारतीय इतिहास का अध्ययन कर लिए अंग्रेज, तो वह पूरी तरह से भारतीय समाज को, भारतीय विज्ञान को, मान्यताओं का खंडन करने लगे। तो यह बात है तो बिल्कुल सही नहीं है। तीसरा क्या कह रहा है, मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद जो है ए कोड ऑफ द जेंटू लॉज, ए कोड ऑफ द जेंटू लॉज है इसका अंग्रेजी अनुवाद। तो क्या सही होगा, तो विकल्प 1 भी सही है, विकल्प 3 भी सही है, लेकिन 2 सही नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, विकल्प सी। इसकी व्याख्या देखिएगा। भारतीय विद्या के अध्ययन को सबसे अधिक बढ़ावा जर्मनी के विद्वान एफ मैक्स मुलर ने दिया। इन्होंने सेक्रेड बुक ऑफ द ईस्ट को कुल मिलाकर 50 खंडों में प्रकाशित करवाया। अंग्रेजों द्वारा भारतीय इतिहास के अध्ययन के फलस्वरूप भारत के लोगों को स्वेच्छाचारी शासन का आदि और पारलौकिक समस्याओं में डूबे रहना और जाति प्रथा एवं वर्ण व्यवस्था के सामाजिक कुचक्र में फंसा हुआ बताया। तो कुल मिलाकर जब भारतीय ग्रंथों का अध्ययन करने लगे अंग्रेज, तो यही कहने लगे कि भारतीय समाज जो है स्वेच्छाचारी शासन का आदि है, पारलौकिक समस्याओं में डूबा रहता है, जाति प्रथा है, वर्ण व्यवस्था का सामाजिक कुचक्र है। तो यह करके, यह सब कहकर उन्होंने मतों का खंडन किया। देखिए, मनुस्मृति को सबसे प्राचीन और प्रमाणिक माना जाता है। तो यह भी बात आप जान लें कि मनुस्मृति जितनी भी स्मृतियां हैं उसमें सबसे प्राचीन स्मृति जो है वो मनुस्मृति है और सबसे प्रमाणिक भी मानी जाती है। इसका 1776 में इसका अंग्रेजी अनुवाद अंग्रेजी भाषा में हुआ था। अंग्रेजी भाषा में सबसे पहले अंग्रेजी अनुवाद हुआ था 1776 में। मनुस्मृति का अनुवाद हुआ था अंग्रेजी भाषा में 1776 में। और ये क्या, किस नाम से अनुवाद हुआ था, किस नाम से अनुवाद हुआ था, ये देख लीजिए, ए कोड ऑफ द जेंटू लॉज के नाम से।
प्रश्न 3 देखिएगा, भारतीय इतिहास के अंग्रेजी लेखकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देखिए, एक बात आपको बता दें, यहाँ मनुस्मृति का जो टाइम पीरियड है यह आप जरूर ध्यान में रखिएगा। 1776 में अंग्रेजी अनुवाद हुआ था, 1776 में। यह भी पूछता है कि किस सन में कौन सा अंग्रेजी अनुवाद हुआ है, जैसे भगवत गीता का, अभिज्ञान शाकुंतलम का, मनुस्मृति का, तो पूछ सकता है, तो ध्यान में रखिएगा। प्रश्न 3 देखिएगा, भारतीय इतिहास के अंग्रेजी लेखकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सर विलियम जोश ने धार्मिक ग्रंथ भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया, बिल्कुल सही है। नहीं, बिल्कुल नहीं सही है। भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद बिलिंकिस महोदय ने किया था, बिलिंकिस महोदय ने किया था, न कि सर विलियम जोश ने, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। बिलिंकिस ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी, तो इसका एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया था? विलियम जोश ने किया था। न तो एक सही है, न तो दो सही है। हाँ, तो कौन ऑप्शन में आएगा? तो विकल्प डी, विकल्प डी। न तो एक सही है, न दो सही है। इसका व्याख्या देखिएगा, 1785 में प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद बिलिंकिस ने किया था। हमने अभी आपको बताया कि यह जो मनुस्मृति है इसकी रचना, इसका अंग्रेजी अनुवाद कब हुआ था? 1776 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। और भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद कब हुआ था? 1785 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। और विज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद कब हुआ था? 1789 में हुआ था, ध्यान में रखिएगा। या तीनों डेट ध्यान में रखिएगा आप लोग, हाँ, इसे हल्के में मत लीजिए। इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर 1785 में प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया था बिलिंकिस महोदय ने। ईस्ट इंडिया कंपनी के सर विलियम जोन्स ने 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक शोध संस्था को स्थापना की थी, जिसका काम क्या था? अतीत का अध्ययन करना था, भारतीय धर्म ग्रंथों का अतीत का अध्ययन। प्रश्न 4 देखिएगा, सर विलियम जोन्स ने निम्नलिखित में से किसका अंग्रेजी अनुवाद किया था? तो हमने बताया ना, अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद किया था। कब किया था? 1789 में, अभिज्ञान शाकुंतलम का। और अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी पुस्तक है? कालिदास जी महाराज की। तो देखिए, सर विलियम जोन्स ने 1789 में अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। प्रश्न 5 देखिएगा, भारत के इतिहास का पहला सुव्यवस्थित इतिहास निम्नलिखित में से किस विद्वान ने तैयार किया? तो भारत का इतिहास पूरी तरह से व्यवस्थित नहीं था, इतिहास इधर उधर था। इतिहास तो लिखा गया था, लेकिन इतिहास इधर उधर था। चाहे संस्कृत का इतिहास हो, या संस्कृत भाषा में इतिहास हो, या अरबी, फारसी, तुर्की, उर्दू आदि भाषा में इतिहास हो, या भारत के जो अलग अलग राज्यों की भाषा है, मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, सिंधी, हिंदी, जो भी भाषा में हो, तो उन भाषाओं में अनुवाद हुआ हो। सभी भाषाओं में जो भी इतिहास हुए थे, ऐतिहासिक ग्रंथ थे, वो व्यवस्थित नहीं थे, ऐसा अंग्रेजों का मानना था। तो यह अंग्रेज जो विद्वान लोग थे वह कहे कि हम इतिहास, भारत के इतिहास को सुव्यवस्थित करेंगे। और सुव्यवस्थित करने का कार्य किसने किया? विसेंट आर्थर स्मिथ, इन्होंने किया। इन्होंने कहा, तो यह अंग्रेजों की मान्यता थी कि यह व्यवस्थित नहीं है, तो इन्होंने सुव्यवस्थित किया। अब जैसा भी हो, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो देखिए, विसेंट आर्थर स्मिथ की पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में उन्होंने प्राचीन भारत का इतिहास 1904 में तैयार किया। सबसे पहली बात आप जान लें कि प्राचीन भारत के इतिहास को सुव्यवस्थित करने का कार्य किसने किया? तो विसेंट आर्थर स्मिथ ने किया। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया इनकी पुस्तक थी, और जो पुस्तक प्रकाशित हुई थी 1904 में हुई थी, तो ध्यान रखिएगा। प्रश्न 6 देखिएगा, भारतीय विद्वानों द्वारा भारतीय इतिहास के अध्ययन करने के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अंग्रेज इतिहासकारों द्वारा भारतीय इतिहास की छवि धूमिल करने के विरोध में। अच्छा, पहला प्रश्न देखिए आप, भारतीय विद्वानों द्वारा भारतीय इतिहास के अध्ययन करने के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मतलब भारतीय विद्वान जो हैं वो भारतीय इतिहास की अध्ययन क्यों करने लगे? जब अंग्रेज अध्ययन करके और उल्टा सीधा अपना उलझुल वितर्क करने लगे, तर्क प्रस्तुत करने लगे, तथ्य प्रस्तुत करने लगे, तो भारतीय विद्वान के मन में हलचल हुआ, तो उन्होंने भी भारतीय इतिहास का अध्ययन किया। हाँ, लेकिन यह अध्ययन किस कारण से हुआ, यह बताना है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है अंग्रेज इतिहासकारों द्वारा भारतीय इतिहास की छवि धूमिल करने के विरोध में, तो बिल्कुल सही है। भारतीय इतिहास का पुनर्निर्माण करने एवं समाज को सुधारने करने के लिए, बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, लोगों को स्वराज प्राप्ति हेतु प्रेरित करने के लिए, बिल्कुल सही है, ताकि लोग अपने अतीत के गौरव को पहचान सकें, तो विकल्प डी जो है आपका सही है। इसकी व्याख्या देखिएगा, भारतीय विद्वानों ने, विशेषकर वे जो पाश्चात्य शिक्षा पाए हुए थे, अंग्रेजों द्वारा भारतीय इतिहास को तोड़ मरोड़ कर भारत के अतीत को छवि धूमिल किए जाने से क्रोधित थे। इन्होंने इंग्लैंड के फालतू
इंग्लैंड के फलते फूलते औपनिवेशिक शासन के विरोध में भारतीय इतिहास का पुनर्निर्माण करने के लिए अध्ययन किया। भारतीय विद्वान समाज को केवल सुधारना ही नहीं चाहते थे, बल्कि भारत के प्राचीन इतिहास का पुनर्निर्माण इस प्रकार करना चाहते थे कि उससे समाज को सुधारने में मदद मिले, और यह कार्य भारत के लोगों को भारत के इतिहास का ज्ञान करवाकर ही संभव था। भारतीय विद्वानों ने भारत के लोगों को भारत के स्वर्णिम इतिहास के बारे में अवगत करवाकर स्वराज प्राप्त करने के हेतु प्रेरित किया। प्रश्न 7 देखिएगा। प्रश्न 7, यहाँ पर आपको मिलाना है, मिलान करना है। पुस्तकें हैं, मतलब इतिहास से संबंधित कुछ पुस्तकें हैं और कुछ महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं, उनके द्वारा लिखी पुस्तकें हैं, तो बताना है आपको कौन सी पुस्तक सही है। तो A.L. बासम जो इतिहासकार है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, वंडर दैट वाज इंडिया। हाँ, और D.D. कौशाम्बी जो हैं, इन्होंने पुस्तक लिखा था एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द इंडियन हिस्ट्री। राजेंद्र लाल मित्र जो हैं, इन्होंने पुस्तक लिखा था इंडो आर्यंस। और के नीलकंठ शास्त्री की पुस्तक है ए हिस्ट्री ऑफ द एंशिएंट इंडिया। ए हिस्ट्री ऑफ द एंशिएंट इंडिया भी इनकी पुस्तक है, और ए हिस्ट्री ऑफ द साउथ इंडिया भी इनकी ही पुस्तक है। तो ये सब सही है। इसकी व्याख्या देख लीजिए, तो वही है व्याख्या। A.L. बासम की पुस्तक है वंडर दैट वाज इंडिया। D.D. कौशाम्बी की पुस्तक है एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। फिर राजेंद्र लाल मित्र की पुस्तक क्या है, इंडो आर्यंस। के नीलकंठ शास्त्री की पुस्तक क्या है, ए हिस्ट्री ऑफ द एंशिएंट इंडिया और ए हिस्ट्री ऑफ द साउथ इंडिया। यह दोनों पुस्तकें के नीलकंठ शास्त्री महोदय की है। प्रश्न 8 देखिएगा। भारतीय इतिहास लेखकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, बताना है कौन सा कथन सत्य है आपका। तो देखिए कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें कथन सत्य है ए, 1 और 2 सही है, तो विकल्प ए। लेकिन हमने तो उत्तर पहले बता दिया। देखिए हमसे देखते हैं। देखिए रामकृष्ण गोपाल भंडारकर ने सातवाहनों, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर ने, एक इतिहासकार हैं, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर ने सातवाहनों के दक्कन के इतिहास का पुनर्निर्माण किया था। तो बिल्कुल दक्कन के इतिहास, दक्कन के सातवाहन शासकों के इतिहास का पुनर्निर्माण किसने किया, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर ने, बिल्कुल सही है। हेमचंद्र राय चौधरी ने महाभारत काल से लेकर गुप्त साम्राज्य के अंत तक भारतीय इतिहास का पुनर्निर्माण किया, यह भी सही है। B.A. स्मिथ प्राचीन भारत के गणराज्यों के अस्तित्व के बारे में बताया, तो यह बिल्कुल सही नहीं है। इसके प्राचीन भारत के गणराज्यों के बारे में कोई दूसरा इतिहासकार था, इतिहासकार शायद जायसवाल महोदय थे, उन्होंने बताया था। तो यह विकल्प 3 जो है यह सही नहीं, बल्कि 1 और 2 जो है बिल्कुल सही है। हाँ, तो कौन सही होगा, 1 और 2, विकल्प ए। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। महाराष्ट्र के रामकृष्ण गोपाल भंडारकर और विश्वनाथ काशीनाथ रजवाड़े समर्पित विद्वान थे। महाराष्ट्र के रामकृष्ण गोपाल भंडारकर और विश्वनाथ काशीनाथ रजवाड़े समर्पित विद्वान थे, मतलब राजवंशों के इतिहासकार थे। इन्होंने देश के सामाजिक राजनीतिक इतिहास का पुनर्निर्माण किया था। R.G. भंडारकर ने सातवाहनों के दक्कन के इतिहास का और वैष्णव संप्रदाय के इतिहास का पुनर्निर्माण किया था। तो R.G. भंडारकर जो हैं सातवाहनों के दक्कन के इतिहास का और वैष्णव संप्रदाय के इतिहास का, दोनों के इतिहास का पुनर्निर्माण किसने किया था, R.G. भंडारकर ने किया था। और दोनों महान समाज सुधारक थे। अपने शोधों से विधवा विवाह का समर्थन किया, जाति प्रथा एवं बाल विवाह जैसे कुप्रथा का भी खंडन किया इन्होंने। हेमचंद्र राय चौधरी ने महाभारत काल से लेकर गुप्त साम्राज्य के अंत तक प्राचीन भारत के इतिहास का पुनर्निर्माण किया था इन्होंने, हेमचंद्र राय चौधरी ने। आगे देखते हैं। B.A. स्मिथ ने अपने इतिहास लेखन में सिकंदर के आक्रमण के बारे में वर्णन किया है। अब देखिए इतिहासकार K.P. जायसवाल ने सिद्ध किया था कि प्राचीन काल में यहाँ गणराज्यों का अस्तित्व था, मतलब प्राचीन काल में भारत में गणराज्य भी थे जो अपना स्वयं शासन चलाते थे। यह बात किसने बताई है, K.P. जायसवाल ने बताया, जबकि B.A. स्मिथ ने सिकंदर के आक्रमण के बारे में जिक्र किया था। प्रश्न 9 देखिएगा। भारतीय इतिहास के लेखकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है आपको भी बताना है। तो देखिए 4 ऑप्शन है आप लोग के सामने। पांडुरंग बामन काड़े के कीर्ति स्तंभ, हिस्ट्री ऑफ द धर्मशास्त्र, सामाजिक नियमों और आचारों का विश्वकोश है। तो देखिए पांडुरंग बामन काड़े एक बहुत बड़े इतिहासकार हैं और इनकी पुस्तक थी हिस्ट्री ऑफ द धर्मशास्त्र, जो सामाजिक नियमों और आचारों का विश्वकोश भी माना जाता है। तो यह तो सही है। दूसरा देखिएगा B, देवदत्त रामकृष्ण गोपाल भंडारकर ने सम्राट अशोक पर लेखन कार्य किया। हाँ, ये भी आपका सही है। C देखिएगा,
कि एस अल्टेकर ने ए हिस्ट्री ऑफ द साउथ इंडिया का लेखन किया। हमने बताया कि हिस्ट्री ऑफ द साउथ इंडिया, ए हिस्ट्री ऑफ द एंशिएंट इंडिया, इन दोनों के लेखक कौन थे? नीलकंठ शास्त्री महोदय थे। तो ये अल्टेकर महोदय नहीं है, तो विकल्प सी जो है गलत है आपका। डी देखिएगा, डी कौशाम्बी ने अपने लेखन में भारतीय समाज के आर्थिक एवं सांस्कृतिक इतिहास को प्रस्तुत किया है। तो यह भी आपका सही है। कौन सही नहीं है? विकल्प सी। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। ए एस अल्टेकर और के पी जायसवाल जैसे कुछ विद्वानों ने देश को शकों और कुषाणों के शासन से मुक्त कराने में भारतीय राजवंशों की भूमिका का वर्णन किया है। तो देखिए क्या योगदान रहा है ए एस अल्टेकर और के पी जायसवाल का। ए एस अल्टेकर और के पी जायसवाल का क्या महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ए एस अल्टेकर और के पी जायसवाल जैसे कुछ विद्वानों ने देश को शकों और कुषाणों के शासन से मुक्त कराने में भारतीय राजवंशों की भूमिका का वर्णन किया है। इतिहासकार के ए नीलकंठ शास्त्री ने ए हिस्ट्री ऑफ द साउथ इंडिया का भी लेखन कार्य किया है। ठीक है। पांडुरंग बामन काणे संस्कृत के प्रकांड विद्वान और समाज सुधारक हुए। उनका विशाल कीर्ति स्तंभ हिस्ट्री ऑफ द धर्मशास्त्र जो 5 खंडों में प्रकाशित हुआ था, सामाजिक नियमों एवं आचारों का विश्वकोश भी माना जाता है। देवदत्त रामकृष्ण गोपाल भंडारकर ने भारत के राजनीतिक इतिहास का गंभीर अध्ययन किया है। इन्होंने अशोक पर, देखिए देवदत्त रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, एक है रामकृष्ण गोपाल भंडारकर जिन्होंने महाराष्ट्र के सातवाहन शासकों के शासन का वर्णन किया है, लेकिन यहाँ इनका नाम है देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर। तो इन्होंने अशोक पर एवं प्राचीन भारत की राजनीतिक संस्थाओं पर कई पुस्तक का लेखन कार्य किया है। ठीक है। डी कौशाम्बी ने भारतीय इतिहास को नया रास्ता दिखलाया है। वे अपना इतिहास विवेचन कार्ल मार्क्स के लेखों के अनुसार करते हैं। डी कौशाम्बी ने भारतीय इतिहास को नया रास्ता दिखाया है। ये अपना इतिहास लेखन कार्ल मार्क्स के लेखों के अनुसार करते हैं। इन्होंने प्राचीन भारतीय समाज के आर्थिक एवं सांस्कृतिक इतिहास को उत्पादन की शक्तियों एवं संबंधों के विकास में अभिन्न अंग के रूप में प्रस्तुत किया है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेलीग्राम बनाया गया है KBS TGT PGT PRT के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। और यह हिस्ट्री की सीरीज़ थी, इतिहास की सीरीज़ थी, जो TGT PGT हिस्ट्री के लिए रामबाण है। इससे बड़ा कुछ नहीं है, क्योंकि TGT PGT का आप सिलेबस भी दे सकते हैं। उन्होंने कहा है कि यह पूरी NCERT बेस्ड आपकी सिलेबस होनी चाहिए, और यह क्लास 11 की NCERT है। क्लास 11 की NCERT फिनिश करने के बाद हम क्लास 12 की NCERT फिनिश करेंगे और आपकी पूरी तैयारी होगी। ठीक है मित्रों, धन्यवाद। आप लोग को टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। धन्यवाद।